नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। और क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे। कल जहाँ से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी लगती है कि सर को बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं। और मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा हूँ, बहुत शानदार हूँ। और अभी हम लोगों की 4 क्लासेस आज के बाद और होनी है। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैप करेंगे। बाकी बताओ क्या हाल चाल है? प्लीज़ आप राजा को अनब्लॉक कर दीजिए। बेटा मेरे पास पावर नहीं है अनब्लॉक की। आई हैव नो एनी पावर टू ब्लॉक और अनब्लॉक। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कृपया कस्टमर केयर का एक नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो मैं आपको वो नंबर ढूंढ के बताता हूँ। वो नंबर क्या है एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर है, नंबर 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 लिख देता हूँ। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है देन आप कॉल कीजिएगा 8757354880। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। अभी उनको ब्लॉक कराना है, अनब्लॉक कराना है, नाम चेंज कराना है, व्हाट एवर यू वांट, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नहीं लगता है तो एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि स्टाफ बहुत बड़ा है और बच्चे बहुत ज़्यादा है तो उनके पास कॉलिंग बहुत सारे आते हैं। तो प्लीज़ सुप्रिया रॉय, राजा को अनब्लॉक कर दीजिए। भैया किसने किया ब्लॉक? मेरे को नहीं पता, और मैं क्यों करूँगा किसी को अलग ब्लॉक यार। मैं तो आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है बस। कृष्ण कुमार, पीडीएफ कैसे निकालते? बेटा आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और वहाँ पे पूछिएगा सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, ये पूरी टीम है एक। ये हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई क्लास समझ में नहीं आई है, दोबारा पूछना चाहते हैं, तो सब कुछ वहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं ना। चलो, अब भैया कहीं ना कहीं के राजकुमार होंगे तो ऐसा आप गुस्सा मत होइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई राजा है, कोई रानी है, सब चलेंगे, सबका होना चाहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है? 1599 की बात है। साल 1599। 1599 में हुआ क्या? मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स, मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स नाम से एक संस्था बनाई गई। एक क्या बनाई गई? एक व्यापारियों का ग्रुप बनाया गया और एक चार्टर एक्ट के तहत साल 1600 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस का नाम बदलकर 1600 में कुछ जो व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी उसे सरकारी सहायता प्राप्त हुई और वो बदलकर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी हो गई। सर श्वेता को आप ही अनब्लॉक किए थे, हैं? श्वेता को मैंने अनब्लॉक किया था। भैया मैंने किसी को, अगर मेरे से हो पाता तो एक लड़की है, उसका नाम है जूली, यशराज नाम से आती है अपने क्लास में वाईटी पे, मैं उसको कब का अनब्लॉक कर चुका होता बेचारा। मैं डेली बोलता हूँ कि कोई तो कर दो जूली को अनब्लॉक, को बेचारी हो ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ से। तो भैया मुझे नहीं पता किसने किया है। हाँ, और मैं सीधा साधा आदमी, मैं बस मेरे को पढ़ाना आता है, ये ब्लॉक अनब्लॉक नहीं आता। और मैं, अब इस पर चर्चा करोगे ना तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉक कराने का प्रयास करूँगा कंपनी में आगे कॉल करके कि एक है कोई ये बार बार, है ना। अभी ब्लॉक अनब्लॉक की बात मत करना, क्योंकि जितने प्यार से, जितने मूड से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कभी भी स्विंग हो सकता है।
देखो खुशी यादव ने मूड स्विंग कर दिया। तो अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। औलाक ब्लॉक मेरे को नहीं पता, मुझे पढ़ाने दो। 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स नाम से एक संस्था बनाएगी। 1600 में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्जा दिया गया। 1608 में वो कंपनी चली कि अपन चलते हैं भारत की तरफ। भारत में आई। लोग बोलते हैं कि सर जो लोग भारत आए उनमें से एक का नाम है, एक का नाम क्या है, ये नंबर लिखा रहने देता हूं, बाकी का हटा देता हूं। एक का नाम है, एक का नाम क्या भैया, एक का नाम है हॉकिंस और एक का नाम है टॉमस रो। अभी ये दोनों आएंगे किसके समय आएंगे, सलीम भाई के समय पर आएंगे, सलीम भाई के। तो हम इन दोनों को याद कर, मेरे को खुद कंफ्यूजन होता है कि पहले हॉकिंस आया पहले टॉमस रो आया। तो इसका फिर मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया। शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया, हट, चल हट जा। हॉकिंस और टॉमस रो, पहले हॉकिंस आया तब टॉमस रो आया। इन लोगों ने भारत में आने के पश्चात कंपनियों का निर्माण, कंपनियों को बनाने का काम शुरू किया और कहते हैं 1623 तक बहुत बड़े क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली। भड़ौत, सुपारा, मसूलीपट्टनम, सूरत, बहुत बहुत जगहों पे। कंपनी शुरुआत में किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। और 1608 में अंग्रेज राजा रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी थी कि हमारे देश से अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करने जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी और कोई नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे कंपनी बनी और कंपनी ने आगे कुछ थोड़ा थोड़ा व्यापार किया और अभी 1700 तक। क्यों, क्योंकि मुगल बादशाह बहुत पावरफुल है। इवन कई बार पुर्तगालियों को भगाया जा चुका था मारकर। दिल्ली कहाँ है और बंगाल कहाँ है, दिल्ली से बंगाल तक के लोगों को भगाया जा रहा था पुर्तगालियों को। तो यानी कि कुछ भी करोगे तो बहुत मारेंगे, ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में एक ही जुगाड़ था, और जुगाड़ क्या था, जुगाड़ था कि चुप बने रहो, व्यापार करते रहो सबके साथ। और औरंगजेब सबसे खतरनाक कट्टर राजा था, जो कि भारत के प्रमुख लोगों में से एक सिख धर्म था। सिख धर्म के गुरुओं की भी वो हत्या कर रहा है। भारत में भारतीयों की हत्या हो रही है तो हम तो विदेशी हैं, थोड़े से चुटकी भर, लड़ना गड़बड़ हो जाएगा, लड़ना उचित नहीं है, चुप रहे। लेकिन 1707 में जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की, तो अब अंग्रेजी कंपनी को लगने लगा कि अब चापलूसी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हमें अपनी पावर को और स्ट्रेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा। तो बोले बढ़ाओ, कैसे बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने का तरीका बताया गया। तरीका क्या बताया गया कि राजा को लालच दो, फरमान जारी करवा लो। फर्रुख सियर को तैयार किया गया। फर्रुख सियर से फरमान जारी करवा लिया गया कि पूरे भारत में व्यापार करेगी तो उसका चुंगी वगैरह माफ रहेगा, फ्री में व्यापार करेगी। हाँ, हालांकि उसका कुछ पैसा वो देती रहेगी, वो अंदर की बात थी। यहीं से कंपनी जब अकेले पावर पा जाएगी तो फ्रांस हो या फिर डच या फिर पुर्तगाली, उनके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। और यही वजह रही कि 1757-56 के बाद लगातार इनके साथ युद्ध आगे होते हुए चले जाएंगे सभी, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच। अच्छा, डचों का क्या था डच सरकारी कंपनी थी, फ्रांस भी सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाली भी सरकारी कंपनी थी। तो ये अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते थे बड़े बड़े। ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन के लिए राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की थी तो कोई बात ही नहीं। चुंगी बोले तो टैक्स, एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे चुंगी कर बोलते हैं। चुंगी टैक्स या चुंगी कर बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि चल ही रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। बाकी के लोग व्यापार में इन्वॉल्व रहे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में एक आदमी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया कि अगर हम यहीं पर गद्दी पा जाएं तो बढ़िया रहेगा। हम अपनी कंपनी को यहीं पर स्थापित करें, बड़े बड़े गोडाउन बनाएं और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक रखना शुरू करें।
और इसके लिए उन्होंने फोर्ट्स वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए और इन पर सेना रखनी शुरू कर दी। तो राजाओं ने कहा तुम सेना क्यों रख रहे हो? बोले अपनी सुरक्षा के लिए। बोले हम हैं ना सुरक्षा के लिए। बोले नहीं, तुमसे ही खतरा है। तो बोले यार फिर तो लड़ाई करनी पड़ेगी, ये सैनिक धीरे धीरे सैनिक अपने बढ़ा रहे हैं। बोले क्या करें, सुरक्षा करने के लिए, अपने किले की सुरक्षा के लिए सैनिक तो रखने पड़ेंगे। बोले फिर युद्ध होगा। बोले कैसे युद्ध होगा? बोले कल मिलो। और इसी क्रम में 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई और ब्लैक होल में कई लोग मारे गए। कई लोग बोलते हैं सिर्फ ये कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। कई लोग बोलते हैं 123 मरे, कोई बोलता है 146 मरे, कोई बोलता है 200 मरे, कुछ मरे कुछ बचे। कई लोग यही बोलते हैं सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा, उस छोटा सा छेद से जो ऑक्सीजन बची वही बचा, बाकी के सब लोग क्या हो गए, मर गए। अब बाकी के सब लोग मर गए, तब जो आदमी बचा उसने अंग्रेजी सरकार रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि हमारे साथ धोखा हुआ। क्या अंग्रेजों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बंगाल के नवाब से युद्ध लड़ सके, सिराजुद्दौला का सर झुका सके? बोले लड़ते हैं। और प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में कुछ लोगों ने धोखा दिया, चीटिंग की, युद्ध ठीक से हुआ नहीं, सेना गई आमने सामने खड़ी रही, नाम मात्र का युद्ध हुआ, बट कोई फायदा उसका होने वाला नहीं था। और चूंकि युद्ध नहीं हुआ, आप ऐसे मानिएगा कि जैसे चुनाव हो गया और चुनाव के बाद आपको गद्दी मिल गई, लेकिन अच्छी गद्दी, चूंकि चुनाव के बिना आपने गद्दी, फर्जी गद्दी प्राप्त कर ली, तो लोग बोलेंगे अरे ज्यादा मत बात करो यार, तुम फर्जी आदमी हो, तुमने तो जैसे कि पेपर लीक आपने करवा लिया, या आपने 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए दे के अपनी नौकरी लगवा ली, और इसके बाद आप आओ बोलो सब चलो हम सबको पार्टी देते, हमारी सरकारी नौकरी लग गई। तो लोग बोले बस कर, पैसा दे के नौकरी पाए हो, काहे की मिठाई, जो जानते हो बोल देंगे कि पढ़ के थोड़ी ना तुम्हें नौकरी मिली है। तो वही था कि यार युद्ध तो तुम लड़े ही नहीं, तो जीत किस बात की, तो इज्जत नहीं बढ़ी। लेकिन बंगाल के नवाब को बुरा लगने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम, मीर जफर, ऐसे बार बार चेंज करते थे। एक ही आदमी को 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार राजा बना रहे, अपने हिसाब से गद्दी पर बैठने मदद कर रहे हैं। तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मैसूर कह रहा हूँ, मुगल नवाब, तीनों लोगों ने मिलकर बोले एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं। इस बार तीनों के साथ लड़ाई हुई 1764 में, और वो लड़ाई बहुत अच्छी हुई बक्सर के युद्ध में, और उसमें तीनों की सेनाओं को एक साथ पराजित किया। बाकी तो भाग गए, अवध भी भाग गया और मुगल भी भाग गए, फंसा केवल बंगाल का नवाब। अब बंगाल के नवाब को पकड़ा गया, बोले चल बैठ इधर, बैठ गया। बोलो क्या करें? बोले कुछ नहीं करना है, संधि करो। तो बोले ठीक है, जब आप कहोगे तो आपसे संधि कर लेंगे। संधि कब होगी, टाइम आने दो। तो बोले चलो ठीक है, तुमने हमारी स्वीकार कर लिया तो हम संधि के लिए कुछ जुगाड़ पानी करते हैं। मैसेज भेजा गया ऊपर कि भाई हमने जो है बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया है। तो ये हुआ कि भाई बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया, तो अब इनसे संधि कैसे की जाए? तो संधि करने के लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, तो क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव चला गया था, वो हेक्टर मुनरो ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोबारा 65 में इलाहाबाद में सबको बुलाया गया। उधर से अवध आ गया, इधर से मैसूर मुगल आ गए, और बंगाल इलाहाबाद में बैठक हुई रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और बैठक के बाद इस बात को डिस्कस किया गया कि भैया क्या क्या होने वाला है, और फाइनली ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन किसके पास जाएगा, टैक्स कलेक्शन किसके पास जाएगा, टैक्स कलेक्शन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बाकी का काम किसके पास जाएगा, बाकी का काम, प्रशासन का काम किसके पास जाएगा, नवाब के पास। इसे द्वैध शासन, डायरची सिस्टम बोला जाता है। और दीवानी मिल गई, यानी कि कर वसूलने की पावर किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कर वसूलेगी तो कर वसूलने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए वो सीधे गांव नहीं जा सकती। तो उसने समय के साथ भारत में जिन जिन क्षेत्रों को जीता वहां पर अलग अलग तरह की पॉलिसी लगानी शुरू की। उनमें से एक पॉलिसी थी जिसे हम बोलते हैं रैयतवाड़ी, एक है महालवाड़ी, एक है जमींदारी या जागीरदारी या बंदोबस्त। तो ये 3 प्रकार की पॉलिसीज हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज की क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि कल नहीं हो पाई थी। बाकी का फिर हम लोग देखते हैं, जो भी हो जाएगा सो हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते भैया। हम लोग कल से जहां छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन किसी का अगर कोई है तो पूछ लीजिए। वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों के गंदे ही होंगे। सर प्लीज मेरे भी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। और नाम है श्वेता। श्वेता के वैसे भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पता ही देता हूँ कि नहीं देता हूँ। संधि का मतलब दोस्ती, हाँ संधि का मतलब ट्रीटी। संधि का मतलब होता है ट्रीटी, यानी कि समझौता करना।
अंग्रेजों ने जो पॉलिसी शुरू की वो पॉलिसी कौन सी थी? भू राजस्व में 3 प्रकार की, एक जमींदारी, एक रैयतवाड़ी और एक कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। भैया किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा यहां तक, हाँ चिंता की कोई बात नहीं, जिसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं। सर पहले बताइए मॉडर्न हिस्ट्री किसवीं से स्टार्ट होती है? मॉडर्न हिस्ट्री किसवीं से शुरुआत होती है? यार ये क्वेश्चन तो बड़ा कठिन है, ये क्वेश्चन आता कहाँ से इतना खतरनाक दिमाग में? एक तो शुरू होती है जब भारत में यूरोपी आते हैं, यूरोपियों का आगमन। एक शुरू होती है 1707, औरंगजेब की मृत्यु। एक शुरू होती है 1757, प्लासी का युद्ध। एक शुरू होती है 1764, बक्सर का युद्ध। ये 4 तो मुझे अभी याद आ रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन का मैं क्या ही जवाब दूं यार कि मॉडर्न इंडिया कब से शुरू होती है। वैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास हमारा जो 3 पार्ट होता है, एक को बोलते हैं प्राचीन, एक होता है मध्यकालीन, एक होता है आधुनिक। जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है इसमें आपका क्या क्या आएगा? तो इसमें आप हर्षवर्धन तक को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? हर्षवर्धन तक के समय को पढ़ते हैं। मध्य काल में आप पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के हमले को 712 से शुरू करते हैं। अब टीचर कहाँ तक क्या पढ़ा रहा है, वो किस बेस में लेके जाके पढ़ा रहा है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये 1707 तक जाएगा, 1707 तक। और फिर आधुनिक, चाहे तो आप औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरू करो, चाहे आप 1707 से शुरू करो, या प्लासी का युद्ध कराना शुरू करो, या आप बक्सर का युद्ध कराना शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और ये अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँगी, एनसीईआरटी क्या डिवाइड करता है? सर सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा या स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी? ये स्टैंडर्ड बुक क्या होता है भैया? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी मैंने पढ़ी अब तक, तो आप भी एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी आपको अगर लगता है तो आप दूसरा भी पढ़ सकते हैं। तो भैया मध्यकालीन भारत तो आपका 712 से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं जब महमूद गजनवी आया था, कुछ लोग बोलते हैं कि मध्यकाल में जब सल्तनत आता, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पहला है तो हमें पढ़ना चाहिए 1206 से। तो ये सब बातें देखो, इनका कोई जवाब नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, हाँ ऐसा होता नहीं है। हाँ लेकिन ये डिपेंड करता है उस टीचर पर, वो टीचर किस बेस पर पढ़ाना शुरू करता है। इतिहास के 3 पार्ट हैं, हर टीचर अलग अलग पढ़ाना शुरू करता है। किसी टीचर का होता है कि भाई मैं स्टोन एज से पढ़ाना शुरू करूंगा प्राचीन भारत के इतिहास को, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, तो उसे टाइम डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम का मतलब भी नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा कि मुझे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश करना है, बहुत ज़्यादा कहानी सुनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मध्यकालीन भारत यानी कि मैं मुग़लों से शुरू करूँगा, दिल्ली सल्तनत से शुरू करूँगा कि कैसे महमूद गजनवी आया, कैसे महमूद गोरी ने 17 बार आक्रमण किए, सोमनाथ को कैसे जीता, मैं वहाँ से कहानी शुरू करूँगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारा जो पुर्तगाली, जो डच, फ्रांसीसी है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, हम वहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कई बच्चे मॉडर्न इंडिया से पढ़ाना, कई टीचर मॉडर्न इंडिया से पढ़ाना शुरू करते हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबका टाइम है, सबका टाइम फिक्स है, उसके हिसाब से होता है। बट मोटा मोटा मध्यकालीन भारत को हम समझ सकते हैं मुस्लिम काल से, मुस्लिम काल भी उसको एक प्रकार से कहा जाता है। तो मुस्लिमों का शासन 712 से शुरू होकर 1707 तक नहीं रहता, आगे भी रहेगा, बट हम इसको बीच में तोड़ के 1707 कर देते हैं। हिंदू काल को हम कब तक समझेंगे? जब तक भारत में हिंदू राजा रहेंगे, यानी कि हिंदुओं में तो राजा लास्ट तक मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बात तक है। लेकिन हम प्राचीन भारत में जब हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा, बड़ा हिंदू राजा मानेंगे, बड़ा हिंदू राजा। और आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत कई राइटर ने अलग अलग लिखा है। अगर आप विपिन चंद्रा का खुद का लिखा गया किताब पढ़ेंगे, विपिन चंद्रा का
मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष या भारत का इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसकी शुरुआत होती है 1857 से। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। 10 मई की डेट डालते हैं कि कुछ लोग मेरठ से चलते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। पहला टॉपिक 1857 की क्रांति से शुरू होता है। तो भैया ये सब बकवास क्वेश्चन आपने पूछकर आपका अपना 15 मिनट खराब किया, और मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपकी मर्जी है। पेन मोटा कीजिएगा, ये एक और अलग समस्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका कि बिपिन चंद्रा ने 1857 से शुरू किया है, ये आपके मास्टर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगली चीज आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? भैया मालिक का नाम तो नहीं पता मुझे, किसी को पता हो तो बता दीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो मुझे भी जिसका आंसर नहीं पता होता, तो अगर आप बता दें तो हमें भी अच्छा लगेगा। 1600 में आधुनिक भारत मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आधुनिक भारत तो 1600, क्योंकि 1600 में भी अकबर जिंदा है। अकबर जिंदा तो कैसे हो जाएगा? अकबर तो मध्यकाल का है। 1707 के बाद ही मानेंगे। पढ़ने के लिए टीचर पढ़ाना शुरू करता है 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाता है, तो वो अलग चीज़ है। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बट जो टाइम फिक्स है, औरंगजेब के बाद ही आप आधुनिक भारत पढ़ सकते हैं, या आप कर सकते हैं 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से। हर राइटर के लिखने का तरीका अलग है, उसने अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना शुरू किया। आपकी मर्जी है। सर अब पढ़ाएं, क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे दीजिएगा। हाँ चलो भैया, बाद में। वैसे आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक का नाम क्या था? अच्छा, एक संस्था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन। और एक जैसे संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा ये सब छोड़ो, बकवास बातें छोड़ो, काम की बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके मालिक का नाम क्या है? थोड़ा सा अगर मुझे कोई बता दे तो मेरे को अच्छा सा लगेगा। RBI के मालिक कौन है? RBI के मालिक, अच्छा RBI का नहीं पता तो SBI के मालिक कौन है, बता सकते हैं? SBI के मालिक, प्लीज आपसे क्वेश्चन है, आप लोग जो बाद में क्लास देखेंगे तो RBI के मालिक, SBI के मालिक, यूनाइटेड नेशन के मालिक, IMF के मालिकों के नाम जरूर बताइएगा कि कौन है, तो हम लोग उसको आगे भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते भैया जमींदारी व्यवस्था, नहीं तो क्लास आपकी रह जाएगी और आप लोग ऐसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ करते रहोगे, हो खतरनाक। संजीव इंडिया के मालिक, सर्च की तो संजीव मेहता दे रहा है। अरे राम, 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था शुरू की, और 1772 में गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें ठेके दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? ठेके। इजारा व्यवस्था मैंने आपको पीछे पढ़ाई मुगलों के समय में। यह व्यवस्था असफल रही, इस पर काम नहीं सही से हुआ। तो 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नया गवर्नर जनरल बना और उसने कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई, और इसमें शुरुआत में 10 साल के लिए फिक्स किया गया था, लेकिन फिर साल 1793 में इसे 20 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। संजय मल्होत्रा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जमींदारी प्रथा, यानी कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, समस्याएं थी। टैक्स किससे लिया जाए, टैक्स किससे नहीं लिया जाए? यूनाइटेड नेशन का मालिक USA है। तो PD जी यानी कि प्रिया दुबे जी, ये बताओ USA कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है? मालिक तो कोई एक इंसान होता है, आदमी, जैसे हिमांशु एक आदमी है, तो ऐसा कोई आदमी, तो अमेरिका तो ऐसा कोई आदमी है नहीं। अच्छा सब कुछ छोड़ा, आप ये बताओ, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया?
बताओ भाई, पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा। स्थायी बंदोबस्त की क्या समस्याएं थी? समझौता किसके साथ किया जाए, राज्य को पैदावार का कितना हिस्सा लिया जाए, कितना % लिया जाए, और समझौता स्थायी हो या कुछ समय के लिए हो, कितने समय के लिए हो। इन सब के लिए क्या किया गया? इन सब के लिए ये व्यवस्थाएं, क्वेश्चन थे, जवाब था बंदोबस्त। गांव से टैक्स कलेक्ट करके कोई गांव का आदमी लाकर हमें देगा। तो पहली व्यवस्था जो शुरू करनी थी वो थी स्थायी बंदोबस्त। फायदा प्रशासनिक सुधार, स्थायी राजस्व प्राप्त हो जाएगा, राजनीतिक रूप से एक सार्थक वर्ग मिलेगा, कृषि व्यवस्था को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जमींदारों द्वारा उर्वरक और उन्नत बीजों का उपयोग किया जाएगा। मुर्गा भी पूरा नहीं लिखा, मुगा से काम चला लिया। चलो, 1790 में 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन इसे 1793 में स्थायी कर दिया गया कि चलो जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया। इंपॉर्टेंट लाइन है। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या है? सूरज डूबने से पहले, जैसे 16 तारीख को टैक्स जमा करना है, कर जमा करना है, तो 16 तारीख की शाम सूरज डूबने तक का टाइम है, तब तक आपको दे देना है। नहीं दिया तो अब हम ये ठेका किसी और को दे देंगे, वो टैक्स कलेक्ट करके लाके देगा। राजस्व का बंटवारा, जमींदारी का 11%, सरकार का हिस्सा 89% बांट लिया गया। किसानों की स्थिति क्या हुई? बदतर, किराएदार जैसी, और उनके पारंपरिक अधिकार जो थे क्या हो गए? समाप्त हो गए। वो अपने मन से कोई भी कृषि जो कर सकते थे, अब जमींदार जो बोलेगा वही कृषि करनी पड़ेगी। नील बोलेगा तो नील करना पड़ेगा, कोई और बोलेगा तो कोई और कृषि करनी पड़ेगी। अब वो बेकार हो गए। और इससे संबंधित क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, तमिलनाडु। और ये पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रांत के मात्र 19% थी, लेकिन शुरुआती व्यवस्था यही थी। सबसे पहले जो शुरुआत की गई वो कैसे की गई? इसी से किया गया। सबसे ज्यादा कौन सी थी? रैयतवाड़ी। रैयत 51% के आसपास इसका क्षेत्र था, बाकी का बचा महालवाड़ी के पास था। रैयतवाड़ी की शुरुआत कैसे होती भैया? रैयतवाड़ी की शुरुआत इंग्लैंड के एक विचारक थे, नाम था बेंथम, और एक थे डेविड, और एक थे रिकार्डो। और इन्हीं लोगों के प्रयास से स्थायी बंदोबस्त की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना था। किसको दूर करना था? जो कमियां राजस्व व्यवस्था में थी पहले वाली, उनको दूर करने के लिए शुरुआत की गई। उसकी कमियों को दूर किया गया, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण पश्चिम में जब शुरुआत हुआ तो वहां पर इस प्रक्रिया को, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास किया गया साउथ में। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? कर्नल रीड ने। कहां शुरू की? 1792 में थॉमस मुनरो ने निजाम के अधिग्रहित क्षेत्र में किया। याद रहे, सबसे पहली बार कहां शुरू किया गया? 12 महल। कहां है? मद्रास में। मैसूर किसे बोलते हैं? कर्नाटक को। मद्रास किसे बोलते हैं? चेन्नई को। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, गड़बड़ ना हो। हाँ, मद्रास किसे बोलते हैं? चेन्नई को या तमिलनाडु को। मैसूर किसे बोलते हैं? कर्नाटक को या बेंगलुरु को। इसके बाद थॉमस मुनरो ने निजाम से जो पाए क्षेत्र थे उनमें शुरू कर दिया। थॉमस मुनरो ने भी शुरू कर दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। मद्रास, बंबई में भी इसका विस्तार 1809 में हो गया, और बाकी के क्षेत्र में 1825 में बंबई में एलिफिस्टन ने भी इसको क्या कर दिया? शुरू कर दिया, तो क्षेत्र में लागू हो गया। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के 51% हिस्से में लागू रही। 51% हिस्से में लागू रही। अभी रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान, और किसान कह रहे हैं कि हम टैक्स जमींदार को नहीं देंगे।
अंग्रेजों ने कहा तुम रानी की रैयत हो जाओ, और रानी की रैयत होने का फायदा यह होगा कि आप अपना टैक्स सीधे रानी को जमा कर रहे हैं, किसी और को नहीं। किसको दे रहे हैं? रानी को आप अपना सीधे टैक्स जमा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रानी को टैक्स आप जमा करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें लगेगा हम जमींदार को नहीं दे रहे, हम वो बड़ी वाली रानी को दे रहे हैं, सीधे रानी को दे रहे हैं। खुश थे किसान कि हम रानी को देंगे सीधे पैसा, लेकिन समस्याएं तो थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के 51% क्षेत्र में लागू थी। एरिया था आपका छोटा सा मद्रास, मालाबार कन्नूर, यहाँ पे होगा कन्नूर, दिलेरी, पुणे, गुजरात, कोयम्बटूर, करनूल, इन क्षेत्रों में लागू की गई थी। देखो रजनी कुमारी अभी बेचारी पीछे, तब उसको याद आया कि मुर्गी आई थी, कितनी देर पहले मुर्गी आ चुकी। अब तो मुर्गी बन भी चुकी, खत्म हो गई, अब मुर्गी का काम खत्म। इसकी विशेषताएं क्या थी? किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। 20 से 30 वर्ष में पुनः कर का निर्धारण किया जाएगा, जो भी स्कीम होगी। राजस्व में वृद्धि की गई, जब्ती व्यवस्था भी लागू की गई। जो नहीं दे पाएगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। जब्ती का मतलब जब्त कर लेना। किसान अपनी जमीन बेचकर राजस्व का भुगतान कर सकते थे, और कर देना पड़ेगा, कर से बचने का कोई ऑप्शन नहीं, कर तो आपको देना पड़ेगा। आप चलते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी में हेड को लंबरदार बोला जाता है। आपने सुना होगा, अरे ज्यादा लंबरदार मत बनो। तो महालवाड़ी में जो टैक्स कलेक्ट करके देता था उसे क्या बोला जाता था? लंबरदार। और जमींदार किसमें? स्थायी बंदोबस्त में। अच्छा ये होता क्या है महालवाड़ी? जैसे देखो, अगर कोई जमींदार टैक्स कलेक्ट करेगा तो जमींदारी या स्थायी व्यवस्था। किसान स्वयं एक एक आदमी टैक्स जमा करेगा, रैयतवाड़ी। और पूरा गांव, जिसे महल कहा जाएगा, गांव का मतलब महल, तो पूरा महल जब टैक्स कलेक्ट करके देगा तो उसे महालवाड़ी कहा जाएगा। गांव स्वयं टैक्स कलेक्ट करके देने चला जाए। एसबीआई नहीं पूछे हैं सर, आरबीआई पूछे हैं। हाँ यही चलते रहो, एसबीआई और आरबीआई, कीप इट अप, कंटिन्यू। महालवाड़ी व्यवस्था भारत में एक महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1822 में। बहुत पूछा जाता है। इटावा, फर्रुखाबाद, बरेली, गोरखपुर, पानीपत जैसे हमारे गांव में भी यही वाली व्यवस्था लागू थी, महालवाड़ी। यह प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, गंगा घाटी में, हमारे यहाँ पे भी यही लागू थी महालवाड़ी व्यवस्था। पूरे गांव से एक साथ पूरा टैक्स सब लोग जमा कर लेते थे। एक लंबरदार होता था, सबके यहाँ से लेके जमा कर देता था अंग्रेजों के यहाँ पे। गांव को इकाई माना गया, गांव हेड रहेगा। जैसे पहले वाले में कौन हेड था? पहले वाले में जमींदार गांव का स्वामी था, दूसरे वाले में किसान जमीन का हेड था, इस वाले में कौन होगा? गांव जमीन का हेड होगा। इस व्यवस्था के तहत गांव को ही कर वसूली की इकाई माना गया, और गांव सभा या मुखिया को कर अदायगी की जिम्मेदारी दी गई। मुखिया को लंबरदार कहा गया। लंबरदार, अभी लंबरदार मत पूछना क्या होता है, नाम होता है। हमारे विलेज एमएच अब भी एके, ठीक है। मुखिया के साथ समझौता, सरकार का लगान वसूली का समझौता गांव के मुखिया के साथ होता था, जो कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता था। जमीन से बेदखली, जैसे वहां जमीन उसको बेच के आप टैक्स चुका सकते हो, तो यहाँ गांव के प्रमुख किसानों को जमीन से बेदखल करने का अधिकार था, ताकि कर वसूली में कोई कठिनाई ना हो। लंबरदार को नियुक्ति की गई। गांव आगे ना, लंबरदार, गांव के हेड को लिए लंबरदार बनाया गया। उपज के आधार पर कर का निर्धारण होता था। इस व्यवस्था में महल की उपज, महल बोले तो गांव, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी संग्रहण करे, कंपनी को भुगतान करे। जिम्मेदार जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दी गई थी। लगान की अदायगी गांव के सदस्य अदायगी कर सकते थे। अगर कोई एक व्यक्ति नहीं है तो अकेले भी जाके आप जमा कर सकते हैं। यह व्यवस्था बाकी के क्षेत्र में, यानी कि 30% क्षेत्र में लागू थी। हो गया भैया। अभी आज का काम अपना क्या हुआ? द एंड। अब आज की क्लास में थोड़ा सा ही था, मुझे लगा आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ डाउट वगैरह होगा, क्योंकि अब हम लोग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा गवर्नर जनरल। चूँकि टाइम बच गया तो मैं आपको गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि गवर्नर किसे बोलते हैं? जो अंग्रेजी सरकार ने गवर्न करने के लिए भेजा, कंपनी को गवर्न करने के लिए भेजा।
फिर इसी गवर्नर को जब और पावर दी गई तो इसे गवर्नर जनरल कहा गया। पहले गवर्नर ही बनाए जाते थे। कंपनी के लोगों को मर्चेंट कहा जाता था। जो अंग्रेजी सरकार कंपनी में व्यापार करने के लिए, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने सदस्य पूरी दुनिया में व्यापार करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लोग भारत में व्यापार करने आते थे उन्हें मर्चेंट कहा जाता था। मर्चेंट के जब अपनी सेना बन गई, बड़े क्षेत्र हो गए, तो कई मर्चेंट थे, उन सभी मर्चेंट के ऊपर एक हेड बनाया गया, उसका नाम रखा गया गवर्नर। और फिर इसी गवर्नर को जब और पावर दी गई तो इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और कुछ दिन तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, लेकिन जब अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी, भारत में क्षेत्रफल बढ़ा, तो इसी गवर्नर जनरल को बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1857 की क्रांति की वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी फैली, तो इसी गवर्नर जनरल का नाम गवर्नर जनरल प्लस वायसरॉय कर दिया गया। जब व्यापार का काम करेगा तो गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जब व्यापार के अलावा रानी के आदेश को लागू करेगा तो वायसरॉय कहा जाएगा। जैसे मोदी जी सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो एक ही व्यक्ति वायसरॉय भी रहेगा, वही व्यक्ति गवर्नर जनरल भी रहेगा। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ ही गवर्नर जनरल का पद खत्म नहीं होता, वायसरॉय खत्म हो जाता है, और गवर्नर जनरल अंत में आपके आते हैं, उनका नाम रहता है लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। डच क्या होता है बेटा? डच आदमी थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वैसे ही आदमी थे। डच एक जगह का नाम है, जैसे इंडियन होते वैसे डच होते। अभी उनको नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जगह है, एक देश है, तो अभी उसका नाम बदल गया डच का। इंसान थे, ग्रुप था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डचों की तरफ से भारत में व्यापार करने आई थी। जैसे फ्रांसीसी थे वैसे डच शब्द भी होता है, उनको क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। लॉर्ड बेंटिक, हाँ ऐसी बातें हम लोग करेंगे कि भैया पहले गवर्नर कौन थे, फिर गवर्नर में हम बात करेंगे, थोड़े से और कुछ गवर्नर मिलेंगे, जैसे लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स या वारेन हेस्टिंग्स मिलेगा, बंगाल का गवर्नर। फिर इसके बाद हमें बेंटिक मिलेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर कैनिंग मिलेगा, पहला वायसरॉय। अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजों की तरफ से मिलेगा माउंटबेटन, और उसके बाद भारत में शासन को आगे चलाएंगे सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह से कुछ टर्म से मिलते हैं वाईटी में, यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से ओरिजिनल मॉडर्न इंडिया आपकी शुरू हो जाएगी। वैसे तो 1707 से शुरू होती है, प्लासी के युद्ध से भी शुरू हो सकती, कहीं से भी कर सकते हैं। मुझे अली बंधु और सैयद बंधु बता दीजिएगा। उस दिन भी आपको बताया था, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। सैयद बंधु यानी कि वे लोग जो राजा बैठालने का काम करते थे, जो औरंगजेब की डेथ के बाद 1719 के आसपास थे, वो सैयद बंधु हैं। अली बंधु आपके मिलेंगे 1919 के आसपास, जो खिलाफत आंदोलन में रहेंगे, वो अली बंधु हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में अली बंधु आपको मिलेंगे। संगम काल पढ़ा दीजिए, अब आज नहीं, क्योंकि इसमें संगम काल है नहीं, तो अभी कहाँ संगम काल ढूंढूंगा। सर एक फैक्ट है कि पलासी का नाम वहाँ पाया जाने वाला पलासी के आम के फूलों के कारण पड़ा था। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पलासी तो एक जगह है अभी, तो हो सकता है वहाँ पलास के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हो, तो इस वजह से रखा गया हो, ये हो सकता है ना। चलो बाय, मिलते फिर आपसे। इस बता, तवारीख का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी की विशेषता लिखें। राजा रानी अपनी विशेषता लिखेंगे, उसे तवारीख कहा जाता है। रजिया सुल्तान के समय भी ये मिलता है ना। चलो बाय एंड टेक केयर।